Jungle. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए आज अब हम शुरू करने जा रहे हैं CMA का पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस डिफाइन कर दूं। ओके, इसके 3 पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। ओके, अब इन 3 पार्ट्स में हमें क्या क्या करना है। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में, हाँ जी, फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें एक तो डेफिनेशन पूछेगा, वो आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछेगा, ठीक है, कि कॉस्ट क्या है, एलिमेंट क्या है कॉस्ट के, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन क्या, मतलब फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट, संक कॉस्ट, ये सारी चीज़ें पूछेगा इसमें। फिर कॉस्ट एसरटेनमेंट में फर्स्ट पॉइंट पूछेगा मटेरियल कॉस्ट। ये जब हमें मटेरियल, क्योंकि देखो प्रोडक्ट बनाने में सबसे पहले क्या चाहिए होता है, मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल। पेन बना रहे हैं तो प्लास्टिक, चेयर बना रहे हैं तो लकड़ी, कपड़ा बना रहे हैं और शर्ट बना रहे हैं तो कपड़ा। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे मटेरियल, ठीक है, कि मटेरियल खरीदना है, फिर उसको रखना है, ओके, किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन, ताकि भैया पता लगे कितना है कितना नहीं है, कितना नुकसान हो गया। तो ये सब बातें मेटल के हिसाब से पढ़ेंगे। अब फिर उस मेटल को कन्वर्ट कौन करेगा प्रोडक्ट में, लेबर। तो सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट यानी लेबर कॉस्ट, कि भाई टाइम कीपिंग क्या है, टाइम बुकिंग, लेबर का आना जाना, है ना, कि उनको रेम्यूनरेशन कैसे देना है और उनकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम ओवरहेड, यानी खर्चे, हमारे कॉमन खर्चे जो होंगे। ओके, कलेक्शन कैसी होगी, इनको चार्ज कैसे करोगे, रिपोर्ट कैसे करोगे, ये सारा। तो 3 टॉपिक हो गए, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ओके, लेबर को एम्प्लॉय कॉस्ट बोलेंगे। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ है। फिर उसके बाद कॉस्ट बुक कीपिंग, यानी रिकॉर्ड्स रखना, ओके, नॉर्मल या एबनॉर्मल आइटम का, मतलब रिकन्सिलेशन करना, क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अलग तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। ओके, इसके बाद मेथड ऑफ कॉस्टिंग में आ जाएगा। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में हमारे पास क्या आएगा, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है कि जैसे मैंने कोई ठेका ले लिया कि बिल्डिंग बनाने का, रोड बनाने का, डैम बनाने का, तो कितना मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा वो दिखाना, कितना मेरा खर्चा आएगा, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग, नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। ऑपरेशन कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, मतलब कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस दे रहे हैं, लॉ फर्म है, ये सारा मेथड ऑफ कॉस्टिंग में हमें पढ़ना है। ओके, अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, ये 30 मार्क्स का। इसमें 3 है बेसिकली, मार्जिनल, बजटिंग और स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्टिंग। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमारे को, मार्जिनल और मार्जिनल कॉस्टिंग की डेफिनेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और मार्जिनल की एप्लीकेशन, डिसीजन मेकिंग, सिंपल वाले पार्ट। फिर पढ़ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कि भाई कितना खर्चा होना चाहिए, कितना है, यानी वेरिएंस एनालिसिस सारा, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ना है हमें बजट, कि हम फ्यूचर के लिए बजट बना के चलेंगे, उसमें क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, कैसे बजट को प्रिपेयर करोगे, सिंपल प्रॉब्लम, क्योंकि जो टिपिकल होगी वो 10 में आएगी। तो ये हमारा सिलेबस है पूरा पेपर नंबर 8 का। ओके, चलो अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा ना, तो आप अपने क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से हैंडल कर पाओगे। समझ के बात देख, तो कॉन्सेप्ट्स आप अपना स्ट्रांग रखो। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉस्ट का मीनिंग ही क्या है, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, बहुत ध्यान से समझना भाई। कोई भी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हम पेन बना रहे हैं, जैसे हम शर्ट बना रहे हैं, जैसे हम पेंसिल बना रहे हैं, जैसे हम मोबाइल बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, तो वो ये जानना चाहती है कि भाई इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई। भाई दूसरे खर्चे भी तो होते हैं, कुल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं जानना चाह रहे, वो ही जानना चाह रहे हैं कि जब मैंने कंपनी में एक प्रोडक्ट बनाया तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई, मुझे ये तो बताओ, ताकि मैं उसमें प्रॉफिट ऐड करके अपना प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन कर सकूं।
ताकि मुझे ये तो पता लगे कि प्रोडक्ट से मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है और जो बाकी के खर्चे हैं उस वजह से मुझे कितना प्रॉफिट कम हो पा रहा है। भाई आपको जब तक यही नहीं पता लगेगा कि कौन सा खर्चा कहां कितना हो रहा है, आप कैसे कम करोगे? क्योंकि हमारा देखो परफेक्ट कंपटीशन में आप बेसिक समझो, हमारा पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ा सकते, तो एक ही तरीका है कॉस्ट को मैनेज करना। तो पहले पता तो चले कॉस्ट होती क्या है, तभी तो मैं उसको मैनेज करूंगा। भाई जिस गांव जाना है वहां पर आपको मैनेज करना है, तो पहले पता तो चले उसका रास्ता कैसे है, वहां पर कौन सी चीज कैसी है। अब जब तक यही नहीं पता चलेगा तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर पाओगे? समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले बात है कॉस्ट की परिभाषा क्या है। देखो, कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और ध्यान से सुनना, कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर which is incurred to produce the goods, which is incurred to produce the goods। आप साथ साथ इसको प्लीज बेटा नोट कर सकते हो, और सर्विसेज। ओके, जो मेन पार्ट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने स्टडी मटेरियल से रेलिवेंट रेफरेंस ले सकते हो। चलिए, अब ये कहते हैं कि जो खर्चा, और ध्यान से सुनना, जो खर्चा, ठीक है, हमने माल को बनाने में खर्च किया है या सर्विस देने में, वो कॉस्ट है। सबको जोड़ लो। अब ये बताओ सर, एक बार बताओ, जो भी खर्चा करते हैं हम तो माल बनाने के लिए करते हैं। अरे भाई नहीं, अरे भाई नहीं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रोडक्ट को बनाने से संबंधित नहीं होते हैं। अच्छा, वो सिर्फ एक्सपेंस कहलाते हैं, वो केवल एक्सपेंस कहलाते हैं। और ध्यान से सुनते जाना। तो हम ये कहते हैं एक्सपेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक तो होती है कॉस्ट, एक होते हैं नॉन कॉस्ट, जिनको मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ना चाहता। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि सर नॉन कॉस्ट क्या है, फिर मैं कॉस्ट में ला दूंगा। मतलब जैसे कोई भी हम कंपनी शुरू करते हैं, है ना, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी के शुरू के खर्चे हो गए ना। आपने कोई एसेट्स बेची तो उस पर लॉस हुआ, तो इसका प्रोडक्ट से कोई लेना देना थोड़ा ना कोई आपका, नहीं भी कोई आपका बैड डेट्स हो गया, आपने माल बेचा, पैसा लेके भाग गया कोई, तो इसका प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है। समझ के बात भाई? आपने कोई शेयर इशू करे, उस पर कोई डिस्काउंट दिया, तो इसका प्रोडक्ट से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई? राइट। गुडविल आप राइट ऑफ कर रहे हो अपनी कंपनी की, है ना, तो ये सारे खर्चे मेरे खर्चे तो कहलाते हैं, बट मैं इनको प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ता हूं। तो कॉस्ट क्या है? जो भी, जैसे मैं पेन बना रहा हूं, जैसे मैं मोबाइल बना रहा हूं, शर्ट बना रहा हूं, फर्नीचर बना रहा हूं, चेयर बना रहा हूं, तो इनको बनाने में क्या खर्चा आ रहा है बताओ, सोचो जरा। मटेरियल लग रहा है, मैं पेन बना रहा हूं तो प्लास्टिक लग रहा है इसमें, है ना, फिर एक लेबर लग रही है उसका खर्चा, फैक्ट्री है उसका खर्चा। समझ रहे हो? ये सारे खर्चे हमारे कॉस्ट की परिभाषा में आएंगे। भाई मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो हम फर्नीचर बना रहे हैं, चेयर, हमने, हमारे पास एक फैक्ट्री है, तो लकड़ी लेकर आओगे, है ना, लकड़ी का खर्चा, लाने का खर्चा, फिर लेबर को बोलोगे चलो भाई ये लकड़ी काटो, तो लेबर को पैसे दोगे, जिस फैक्ट्री में काम करोगे उस फैक्ट्री का रेंट दोगे, मैनेजर रखोगे ताकि ये काम सही हो रहा नहीं हो रहा वो ये चेक करे, सुपरवाइजर, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर उसको मार्केट में ले जाना, बेचना, ये सब खर्चे प्रोडक्ट की कॉस्ट में आते हैं। राइट, ये सब खर्चे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। तो कॉस्ट को अब हम बात करें तो किस में डिवाइड करेंगे हम? हाँ जी, जो गुड्स को बनाने में खर्च करते हैं। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई। अब कॉस्ट की क्लासिफिकेशन क्या करेंगे अब हम? एक होगा हमारे पास मटेरियल, है ना, जैसे एग्जांपल लिया ना आपने, लकड़ी खरीदी हमने, फिर लेबर, ओके,
और फिर एक्सपेंसेस। राइट, ध्यान से सुना, मटेरियल में भी हमारे पास दो टाइप के आएंगे, एक होगा डायरेक्ट मटेरियल, एक होगा हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, एक होगा हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में भी दो होंगे, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ध्यान से सुनते जाना होगा। सर ये क्या है, पहले ओवरऑल व्यू समझे। हमने फर्नीचर बनाने, जैसे कोई भी प्रोडक्ट, अब फर्नीचर बनाना है आपको, तो पहले लकड़ी लाओगे, लाइक लकड़ी लाकर आप लेबर को बोलोगे कि इसको काट पीट कर इसकी चेयर बनाओ, शेप बनाओ इसकी, तो वो लेबर इसको काटेगा पीटेगा कहाँ पर, अब पार्क में बैठ के तो करेगा नहीं ना, एक अपना स्पेस ऑक्यूपाइड करोगे, उसको बोलते हैं फैक्ट्री, कि भैया फैक्ट्री में बैठकर अब अपना ये काम करो, तो फैक्ट्री का किराया भी दोगे आप, समझ रहे बात को। तो वो सारे खर्चे जो प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं हम, वो सारे खर्चे जो प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, वो उसकी कॉस्ट में आएगा ना। अब मान लो मैंने कोई और काम करा, फर्नीचर बेच दिया, मतलब अलग से कोई एसेट बेची, मान लो बिल्डिंग बेची, चलो उसमें लॉस हुआ, तो उसका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है ना। कंपनी शुरू करी, प्रिविलेज एक्सपेंसेस में माल बेचा, उधार आपका नुकसान हो गया, तो भाई वो सारे खर्चे उसका वो प्रोडक्ट कहेगा भाई साहब मेरे पर क्यों डाल रहे हो, इसमें मेरी क्या गलती। आगे बात समझ में, इसलिए हम उन खर्चों को खर्चे तो कहते हैं, लागत कॉस्ट नहीं कहते। अब लेबर को पैसे दोगे, ठीक है, फिर फैक्ट्री के खर्चे, बन गया बेचने में खर्चे, तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई। अब इसको प्रॉपर अगर हम डिफाइन करें तो तीन पार्ट्स में, मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंस, ये कहलाएगी आपकी किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट। ओके, अब ध्यान से देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, इनको हम नाम देते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, इसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, इसको क्या नाम देते हैं हम, डायरेक्ट कॉस्ट, यानी प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं इसको हम क्या देते हैं, प्राइम कॉस्ट। इसका दूसरा नाम है प्राइम कॉस्ट। ओके, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो इनडायरेक्ट लेबर है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनको नाम देते हैं हम ओवरहेड्स का, इनको नाम देते हैं हम ओवरहेड्स का। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं डायरेक्ट मटेरियल क्या, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से सुनते जाना जरा, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल समझ में आ गया कि फर्नीचर बना रहे तो लकड़ी, शर्ट बना रहे हैं तो कपड़ा, है ना, पेन बना रहे हैं तो प्लास्टिक, ये हमें समझ में आ रहा है डायरेक्टली। तो जो मटेरियल प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो जाए, जो मटेरियल प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो जाए, उसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, यानी डायरेक्टली ट्रेसेबल हो जाए, विच कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड विद द प्रोडक्ट। मैं पहले लिख दूं, विच कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड विद द प्रोडक्ट, डायरेक्टली ट्रेस्ड विद द प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट से डायरेक्टली ट्रेस हो पाए। ठीक है भाई, जो फिजिकली प्रेजेंट रहे, जो फिजिकली प्रेजेंट रहे, दिखाई देता रहे प्रोडक्ट में, नजर आता रहे, हाँ हाँ भाई हाँ ये है। ठीक है, डायरेक्टली ट्रेस का मतलब आइडेंटिफिएबल। फॉर एग्जाम्पल देता हूं तो समझ में आ जाएगा आपको, जैसे हम शर्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, शर्ट बना रहे हैं,
तो शर्ट बनाने में जो कपड़ा है, कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल है क्योंकि नजर आता है। पेन बना रहे हैं हम, ठीक है, तो प्लास्टिक, अगर हम पेन बना रहे हैं तो इसका मतलब प्लास्टिक जो डायरेक्टली नजर आ रहा है कि हाँ सर ये इस पेन में इतना प्लास्टिक, मतलब हम ये कह सकें कि एक प्रोडक्ट को बनाने में इतना किलोग्राम का मटेरियल डायरेक्टली लग रहा है, वो रॉ मटेरियल कहलाता है, वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है आपका। डायरेक्टली ट्रेस हो जाता है, दिखाई देता है। मोबाइल बना रहे हैं, राइट, तो मटेरियल प्लास्टिक हो गया, उसमें कुछ आयरन भी लगता है, ये सारे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली ट्रेस हो जाएंगे। आपको पता लगेगा कि यार मैंने ना कितना कपड़ा लिया, मैंने 50 मीटर कपड़ा लिया तो उससे मेरी 10 शर्ट बनी, तो एक कपड़े में इतनी, एक शर्ट में इतना मीटर लगा। मैंने फर्नीचर बनाया, चेयर बनाई, तो उसमें वुड, भाई मैंने इतनी वुड खरीदी, ठीक है, इतनी वुड जो खरीदी मैंने, उससे कितनी चेयर बनी, भाई मैंने कम से कम सर 10 किलो वुड ली या प्लाई ली मैंने, तो उससे कितनी चेयर बनी हमारी, तो एक चेयर पर कितना खर्चा, यानी जो पर यूनिट आसानी से कैलकुलेट किया जा सके, जो पर यूनिट आसानी से कैलकुलेट किया जा सके, पर यूनिट इजिली कैलकुलेटेड, ओके। हाँ, इसी के साथ साथ आप समझ लो इनडायरेक्ट मटेरियल, ताकि समझ आ जाएगा। तो आपको ना दो चीजें समझनी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वर्ड का मतलब, डायरेक्ट का मतलब भाई डायरेक्टली, आप समझना बात को जरा, वर्ड की परिभाषा कि मैं पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एम्फेसिस करता हूं। मिस्टर ए बी को जानता है, भाई हाँ मेरे पास उसका नंबर है, कभी भी बात आएगी तो मैं उससे बात कर लूंगा। भाई मिस्टर ए कहता है कि बी जो है वो एक नेता है, मैं उसको जानता हूं, तो इसका उसका डायरेक्ट रिलेशन है ना, कोई भी समस्या आएगी चिंता की बात नहीं है, मुझे कोई रूट नहीं फॉलो करना, मैं तो डायरेक्ट उसको फोन करूंगा, मेरा काम हो जाएगा, वो डायरेक्ट हुआ ना, आप समझ रहे हो। अब ए कहता है कि भाई नहीं, मेरे पास ना नेताजी का डायरेक्ट नंबर नहीं है कोई भी, नहीं, मैं तो मिस्टर सी को जानता हूं जो उनका पीए है, नहीं भाई वो मेरी बी से बात करा देगा नेताजी से। तो ए का और बी का रिलेशन क्या हुआ, इनडायरेक्ट। बात समझ में आ गई, बस ये वर्ड एक बार मुझे समझना है, ठीक है। तो यही कॉस्ट की बात करते हैं कि भैया मैंने लकड़ी खरीदी, कितने की लकड़ी आई, वो डायरेक्ट चेयर की कॉस्ट में जुड़ जाएगी। कितने का हमने प्लास्टिक खरीदा, कितने का कपड़ा खरीदा, कि भाई इतना कपड़ा एक शर्ट में लग गया, वो ठीक है मैं ज्यादा मात्रा में खरीदूंगा, बट वो इजीली पता लग जाएगा कि भाई मैंने 50 मीटर कपड़ा खरीदा, एक शर्ट में मेरा मान लो 10 मीटर लगता है कपड़ा, नहीं अच्छा चलो कम करते हैं, 5 मीटर लगता है, तो इसका मतलब 10 शर्ट बनी, है ना, इसका मतलब 10 शर्ट बनी, तो 50 मीटर की कॉस्ट 10 शर्ट पर डाल दोगे, पता लग जाएगा आपको सीधा सीधा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होगा, डायरेक्ट कॉस्ट, और पता लगता है कि हाँ भाई शर्ट है, शर्ट में कपड़ा नजर आता है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कैसे कहते हैं, कि जो प्रोडक्ट से पहचानी तो जाए बट कोई रूट लेके, अंदाजा लेके नहीं। जैसे मैं बात करूं, अच्छा पहले मैं लिख देता हूं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या हुआ, कि वो मटेरियल विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, विच कैन नॉट बी which cannot be directly identified with the product। भाई प्रोडक्ट से आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई ना कर पाओ, जो आप पहचान तो सको, याद है सुनना, प्रोडक्ट से
पहचान ही नहीं सकते तो वो कॉस्ट नहीं है। प्रीमियम एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिस्काउंट ऑन शेयर, तो प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको भैया बाहर हो जाओ, है ना। अब पहचान तो सकते हैं भाई, मैं तो ना तो सी का नंबर जानता ना एक बी का नंबर, तो फिर तो रिलेशन ही कुछ नहीं है ना, ये मतलब है। अब अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट, और अगर किसी के थ्रू है तो इनडायरेक्ट। यहां क्या मतलब हुआ, अब ध्यान से सुनना जरा, इसको कैसे हम समझते हैं। जैसे शर्ट बना रहे हैं, जैसे हम चेयर बना रहे हैं, अच्छा चेयर बना रहे हैं तो आपने फेविकॉल इस्तेमाल करी, तो आप 10 किलो का फेविकॉल का डब्बा ले आए। अब वो फेविकॉल कितनी चेयर में लगा तो अंदाजा लगेगा ना, एक्यूरेसी आप नहीं देख पाओगे। आप बात समझ रहे हो, एक्यूरेसी मैं नहीं देख पाऊंगा। कीले लेकर आए, अब एक चेयर में आप कीले 2 किलो लेकर आए, सर अब 2 किलो चेयर से तो कितनी चेयर बन गई होंगी, अंदाजा ही लगाओ आप ना, किसी में कम किसी में ज्यादा, समझ रहे हो बात को। तो ये जो मटेरियल है तो मटेरियल ना नहीं, बट कौन सा है, इनडायरेक्ट मटेरियल, आप समझ रहे हो। अब जैसे शर्ट है नहीं, अब शर्ट में अगर मैं बात करूं, नहीं यही लिख देता हूं ना, नहीं बटन है नहीं भी, ठीक है, थ्रेड है, तो इसकी कॉस्ट है तो प्रोडक्ट के लिए, बट ये अंदाजे से बटेगी, होलसेल में खरीदा जाएगा और फिर पर यूनिट एक्सप्रेस किया जाए। अब सर आप कहोगे ये भी तो आप ज्यादा खरीदते हो, पर इसका पर यूनिट एलोकेशन ज्यादा एक्यूरेट होता है और इसमें अंदाजा होता है नहीं भी, ठीक है। अब जैसे चेयर बना रहे हैं तो उसमें क्या हो गया, फेविकॉल, पेस्टिंग मटेरियल, कीले नहीं भी, ये जो आपके पास मटेरियल हुआ ये कहलाया इनडायरेक्ट मटेरियल, ये कहलाया मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल, ये कहलाया मेरा कौन सा, इनडायरेक्ट। अब पेन है जैसे, तो पेंट कर रहे हैं, इकट्ठा पेंट आ गया सबके ऊपर, हो गया पेंट। तो ये जो कॉमन इस्तेमाल होता है सब में, हम इसको दूसरा वर्ड एक और देता हूं मैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कॉमनली यूज्ड, जो कॉमनली यूज हो जाता है, स्पेसिफिक नहीं होता, वो इनडायरेक्ट होता है। अच्छा मैं एक और एग्जांपल देता हूं ताकि समझ आ जाए। अब जैसे घर में एक शर्ट आई, भाई वो तो फादर के लिए है क्योंकि फादर का साइज बहुत बड़ा है, तो वो शर्ट कोई और नहीं पहन सकता, तो वो शर्ट क्या कहलाई, डायरेक्ट। मान लो कोई ऐसा कपड़ा लिया आपने, 3 भाई हैं, समझ रहे हो, अब वो शर्ट, वो तीनों का साइज सेम ही है, कभी कोई पहन जाता कभी कोई कभी कोई, तो अब क्या कहोगे, किसने कितनी यूज करी, वो इनडायरेक्ट कहलाया रिलेशन। आगे बस, तो जो खर्चा जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किया जाता है तो वो डायरेक्ट, और जब कॉमन इस्तेमाल हो जाता है और इजिली आइडेंटिफिएबल ना हो, राइट में, अंदाजे से बटे, इजिली आइडेंटिफिएबल ना हो, not being able to identified easily, राइट, अंदाजे से बटे, कॉमनली, फिर सबके लिए कॉमन ही तो होता है हमारे पास, तो सबके लिए बट जाएगा वो कहलाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। चलो समझ में आ गई की बात ये। जैसे शर्ट बना रहे तो बटन हो गए ना, थ्रेड हो गया, चेयर बना रहे तो फेविकॉल हो गया, कीलें हो गई। अच्छा एक मैं एग्जांपल और देता हूं, जैसे आप डिश बना रहे हो, है ना, सब्जी, ठीक है, गोभी की सब्जी बना रहे रसोई में, तो जो कच्ची गोभी होगी, समझ गए, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। नहीं, आलू की सब्जी बना रहे हैं, पोटैटो, तो वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। जो मसाले होंगे वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो जो सबके लिए कॉमनली इस्तेमाल होता है वो कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, जो एक पर्टिकुलर के लिए हो वो डायरेक्ट मटेरियल। बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलो अब आगे चलते हैं, ऐसे सेम डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, सेम डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या कहोगे, सिंपल सी बात, विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, which can be directly traceable, identified
ट्रेसेबल विद द प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इसके लिए है, राइट? इसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। मैं एग्जांपल देता हूं कि भाई आपने फैक्ट्री में शर्ट बनानी है, ठीक है, कपड़ा। अब शर्ट जो बनानी है तो कपड़ा आया, ध्यान से ना, कपड़ा जब आया, ठीक है, तो 3 प्रोसेस में बनता है। पहला प्रोसेस 1 कटिंग पर जाएगा, ठीक है, दूसरा प्रोसेस स्टिचिंग पर जाएगा, तीसरा प्रोसेस पैकिंग पर जाएगा। मान लो पहला क्या कह रहे हैं हम, कटिंग, है ना, दूसरा स्टिचिंग, तीसरा पैकिंग। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर मैंने कटिंग के लिए एक रामलाल को रख दिया, भाई तुम्हारा काम है कटिंग करना। यहां पर मैंने श्यामलाल को रख दिया, यहां मोहनलाल को रख दिया। समझ गए? अब रामलाल को, श्यामलाल को, मोहनलाल को जो मैं पैसे दे रहा हूं, आप समझो बात क्या है भाई, इस रामलाल को मैंने एक दिन में 1000 रुपए दिए, ठीक है, इसको भी मैंने 1000 रुपए दिए, इसको भी मैंने 1000 रुपए दिए पर डे, और ये देखा कि भाई ये मिस्टर मेरा रामलाल एक दिन में 5 शर्ट की कटिंग करता है। ओके, ये भी 5 शर्ट की, सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं एक बार, स्टिचिंग करता है, ये भी 5 शर्ट की पैकिंग करता है। तो इसका मतलब मैं 5 शर्ट के लिए 3 बार 1000 रुपए दे रहा हूं। तो इसका मतलब डायरेक्टली, क्योंकि इस लेबर का काम डायरेक्टली, और कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, राइट भाई? तो इसका मतलब एक शर्ट पर 200 रुपए कटिंग, एक शर्ट पर 200 रुपए स्टिचिंग, एक शर्ट पर 200 रुपए पैकिंग। तो ये जो 600 रुपए हो गए मेरे, डायरेक्टली हो गए ना, न लड़ाई ना कोई झगड़ा। आगे बात समझ में? डायरेक्टली ट्रेसेबल हो गए। बिल्कुल क्लियर है? अब अगर हम आते हैं साथ में इनडायरेक्ट लेबर। अब मुझे पता है कि ये लेबर आपस में कई बार क्या करते हैं, गप मारते हैं, आपस में गॉसिप करते हैं। हाँ भाई तेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में ये चल रहा है। काम धीरे धीरे करते हैं। तो भाई अगर काम धीरे धीरे करेंगे तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो उसके लिए मैंने एक मोहनलाल को रख लिया, मैंने एक मोहनलाल को रख लिया, राइट भाई? इसका काम क्या है, एक बीच में चेयर लगाकर तीनों पर पैनी नजर रखना कि भाई तुम काम सही कर रहे हो, तुम काम सही कर रहे हो, तुम काम सही करो, नहीं तो हम आपको हटा देंगे, ठीक है? तो ये तीनों को चेक करेगा। आप ध्यान से सुनो, इसको मैं दे रहा हूं 2000 रुपए पर डे, राइट भाई? तो क्या 2000 रुपए केवल कटिंग के दे रहा हूं, केवल स्टिचिंग के, केवल पैकिंग के? नहीं, तीनों के लिए दे रहा हूं। तो इसके पैसे आपके तीनों में बटेंगे। तो जो काम कॉमनली हुआ सुपरवाइजर, वो कहलाया इनडायरेक्ट लेबर, वो कहलाया मेरा इनडायरेक्ट लेबर। आगे बात समझ में? वो कहलाया मेरा इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है? विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड लिख सकते हो। अब अच्छा और एग्जांपल देता हूं। अब जैसे ये सुपरवाइजर सैलरी हो गई, नहीं भाई? अब एक लड़का हमने रखा पीएन, एक लड़का हमने रखा पीएन, वो क्या तीनों को पानी पिलाता है, नहीं तो उसको मैं शाम को देता हूं 500 रुपए। तो अब उसके पैसे किस में बटेंगे, तीनों में। भाई 3 प्रोसेस कह लो या 3 प्रोडक्ट कह लो, बात समझ में आ रही है? तो जो पीएन को पैसे दे रहा हूं वो तीनों में बट जाएंगे। तो पीएन का काम किसी एक का नहीं है ना, वो तो कॉमन काम हो गया, नहीं वो तो कॉमन काम हो गया ना। तो पीएन के पैसे सब में बट जाएंगे। तो जो कॉमन काम होता है, जो एक पर्टिकुलर के लिए नहीं होता, वो कहलाता है इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर हो क्या बात बेटा? भाई दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना? डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्टली ट्रेसेबल, मतलब हम बता सकते हैं कि भाई एक शर्ट पर इतनी लेबर लगी। अच्छा देखो एक चीज मैं और बता दूं, एक लाइन। अब जैसे पीएन है ना, तो पीएन तो सबको सर्विस दे रहा है। अब हो सकता है किसी को ज्यादा दे, किसी को कम दे। अब ये कैसे अंदाजा लगाया जाएगा कि पीएन से पूछो भाई तूने किस लेबर को ज्यादा अपना टाइम डिवोट करा है? बहुत मुश्किल है। तो हम पीएन की सैलरी या पीएन की जो पेमेंट है तो इन्हीं के लिए,
जाएगी तो इन्हीं में ही, बट ये फिर हमें एक एवरेज अंदाजा लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। जो एक्यूरेसी आ जाएगी कि भैया यहां पर हमने रामलाल को सिर्फ जो पैसे दिए हैं वो कटिंग के लिए दिए हैं, तो इसका मतलब उस प्रोसेस पर आइडेंटिफाइड हो जाएगा, उस प्रोडक्ट पर आइडेंटिफाइड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात भाई? अब चाहे प्रोडक्ट का ही या प्रोसेस, समझना तो एक ही मतलब है कि भाई पीएन ने, सुपरवाइजर ने, हो सकता है किसी एक प्रोडक्ट या प्रोसेस पर ज्यादा टाइम डिवोट करा हो, दूसरे पर कम, और कभी किसी पर ज्यादा कभी किसी पर कम, तो हमें एक बेस लेकर बांटना पड़ेगा। हमने क्या कहा? बेस लेकर बांटना पड़ेगा, यानी मैं सी को जानता हूं, वो बी को जानता है ना, तो बेस मेरा हो गया सी। तो जब किसी खर्चे को बेस लेकर बांटना पड़े अंदाजे से, ठीक है, प्रोडक्ट पर, तो वो कहलाता है मेरा इनडायरेक्ट, यानी कॉमन खर्चा होता है। क्लियर? तो किसी प्रोडक्ट पर कई बार ज्यादा हो जाता है, किसी प्रोडक्ट पर कई बार कम हो जाता है, इमैटेरियल होता है वो। ओके क्लियर? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ में, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। तो देखो ध्यान से, डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहेंगे अब हम? डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहेंगे अब हम? डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होगा सेम, विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैं एग्जांपल दे देता हूं। मैंने ना ये प्रोडक्ट बनाया, मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया, मैं सिंपल सी डेफिनेशन क्या, विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। ओके, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, सपोज अपना फर्नीचर, चेयर। ओके, हमने एक चेयर बनाई, ओके, और उसको बाजार में ये कहा कि भाई इसका हमने अपना नाम रखा, कोई भी अपना नाम रखा, एक सोहन नारायण सन्स की चेयर है ये, ठीक है, ये चेयर हमारी है 2000 रुपए की। ओके, अब कोई कस्टमर आता है, वो कहता है कि यार मैं इस चेयर के 2000 रुपए क्यों दूं? वो तो कहता है इसमें क्या क्वालिटी है, हम उसको क्वालिटी गिनाते हैं, नहीं बिकती वो दूसरी चेयर ले जाता है, वो कहता नहीं भैया ये जो आपकी काम कर रही है ये तो 500 रुपए में मिल जाएगी, ये तो 700 रुपए में मिल जाएगी। तो हम कहते हैं यार हमारी चेयर तो नहीं बिक रही, डूरियन की चेयर तो भाई साहब सेम ही तो है क्वालिटी, वो तो भाई साहब 3000 रुपए की बिक रही है, वो तो भाई साहब 5000 रुपए मांगते हैं, तो कस्टमर 1000 रुपए मतलब खुश होके दे जाता है उनको। तो हमने क्या सोचा, क्योंकि वो ब्रांड है, तो हमने ये सोचा कि हम चलो भाई भागे भागे डूरियन वालों के पास गए कि सर जी आप एक काम करो, हम अपना प्रोडक्ट आपके नाम से बेच लें, हम अपने प्रोडक्ट पर आपका नाम रख लेते हैं, तो इससे कस्टमर को ये लगेगा कि ये सेम क्वालिटी की है और ब्रांड होने की वजह से वो खरीद लेगा। तो कहते वाह, कोई फ्री में थोड़ा मैं आपको अपना नाम दे दूंगा, मैंने नाम बनाने में सालों लगाए हैं, मैंने भी ब्रांडिंग करने में, क्वालिटी डेवलप करने में, कस्टमर का विश्वास जीतने में टाइम लगाया है, तो उस टाइम की भी तो कीमत चाहिए भैया मुझे, ऐसे कैसे फ्री में दे दूंगा, ऐसे तो कोई भी ले जाएगा। तो पहले आप मेरे नॉर्म्स को पूरा करो, मेरी क्वालिटी खराब नहीं करोगे, ठीक है, ऐसे मैं किसी भी गहरे को नहीं दे सकता ना। तो वो अपना नाम मुझे देने को तैयार हो गया क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी थी, ये तो बात हो गई। तो अगर मेरे प्रोडक्ट में वो अपना नाम जोड़ने को तैयार हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, भैया मुझे 500 रुपए पर प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने कहा घाटे का सौदा नहीं है, वैसे तो 2000 रुपए में कोई नहीं ले रहा था मेरा प्रोडक्ट, अब क्योंकि डूरियन का नाम लग गया तो 5000 रुपए में भी लेने को तैयार हो जाएंगे, चलो 500 देकर भी 450 तो आए, कहां 2000 रुपए में भी लाने पड़ रहे थे। तो ये जो 500 रुपए में पर प्रोडक्ट दे रहा हूं कंपनी को, स्टैंडर्ड ब्रांडेड वाले को, ये क्या कहलाएगा, रॉयल्टी, ये कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कहलाएगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बात समझ में आ गई? तो ये कहलाता है मेरा डायरेक्टली ट्रेसेबल। क्लियर पार्ट में? तो एक मिनट, इसके अगर हम देखें डायरेक्ट एक्सपेंस के, देखो और एग्जांपल है ना, पावर फ्यूल हो गया, ठीक है, रॉयल्टी जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। अच्छा, कोई भी मशीन अगर हम खरीदते हैं या किराए पे लेते हैं और वो स्पेशल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो उस मशीन का किराया उस पर चला जाएगा। भाई मान लो मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, ठीक है, एक 2 बेडरूम
की है बिल्डिंग और एक 3 बेडरूम की बिल्डिंग है। अब जो 2 बेडरूम की बिल्डिंग है इसमें मान लो हमने को एक वेल्डिंग मशीन चाहिए हैवी और वो किराए पे ली है और वो इसमें इस्तेमाल नहीं हो रही, तो इसका मतलब उसका सारा खर्चा इसमें जुड़ जाएगा, राइट भाई। तो वो हो गया हायर चार्जेस, राइट। या हमने कोई किसी प्रोडक्ट के लिए एक स्पेशल नॉलेज ली है कि यार ये प्रोडक्ट ना बगैर अच्छी नॉलेज के चलेगा नहीं, तो किसी टेक्नीशियन को बुलाओ, उसको मैंने पैसे दिए। 3 प्रोडक्ट है मेरे ए बी सी, है ना। और किसी एक प्रोडक्ट के लिए अगर हमने किसी टेक्नीशियन को पैसे दिए तो वो पैसे डायरेक्टली प्रोडक्ट पर चले जाएंगे, राइट भाई। सेम मोल्ड्स, पैटर्न, पेटेंट, यानी अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट पेटेंट करवा लिया, क्योंकि आजकल क्या कॉपी ज्यादा हो जाती है, तो अगर हम पेटेंट करवा लेते हैं कि भाई हमारा ये कॉपीराइट हो गया, ये जैसा बनाया मैंने, भाई कोई भी दूसरा मैन्युफैक्चरर हमारे प्रोडक्ट को लेके चीर फाड़ करके उसमें क्या करता है, अस्थि पंजर अलग कर लेता है, फिर देखता है कि मैंने कैसे बनाया, वैसे ही प्रोडक्ट वो बना के दे देता है। तो वो ना कर सके इसलिए हम अपने प्रोडक्ट को कॉपीराइट, पैटर्न यानी डिजाइन उसका बनवा लेते हैं, तो वो कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर बात भी, वो कहलाती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट। आगे बात समझ में, तो ये सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, ये बात क्लियर होगी। चलिए अब आते हैं हम किस पर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों कहलाते हैं प्राइम कॉस्ट यानी डायरेक्ट कॉस्ट। ये बात समझ में आ गई। हाँ जी, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, चलिए ये क्या आया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो ये कहलाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर हो गया। अब बात आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। अब बात किसकी आती है हमारी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। अब बात आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसको ना हम दूसरी भाषा में ओवरहेड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ओवरहेड। अच्छा बीच में मैं आपको एक बात और बताऊं, चलो कभी भी ना, ये हमारा व्यूज है और इसको एक्सेप्ट करो, पिछले अटेम्प्ट में या उससे पहले किस टॉपिक से कितना आया था, तो प्लीज बेटा इसको मत कॉन्सेंट्रेट करना, इससे आपका कोई ज्यादा भला नहीं होने वाला है। क्योंकि एक ही चीज फॉलो करो कि आपके सिलेबस में जितने टॉपिक हैं सब पर बराबर ध्यान दो। पता नहीं इंस्टीट्यूट कौन से टॉपिक से ज्यादा कब पूछ ले, पेपर बनाते समय हमारे पास ये नहीं होता है कि अच्छा भाई पिछली बार हमने ज्यादा किस टॉपिक से पूछा तो आगे भी ज्यादा उसमें से पूछेंगे, ऐसा कुछ भी ट्रेंड नहीं है आईसीएआई का। तो इसका विशेष ध्यान रखो कि आप अपना समय नष्ट मत करो ये जानने में कि इस टॉपिक से नवंबर 18 में, मई 20 में, नवंबर 20 में, मई 21 में किस टॉपिक से किस बार ज्यादा आया है। डू नॉट वेस्ट योर प्रोडक्टिव टाइम, उतना टाइम आप कॉन्सेप्ट को समझने में लगा लो। डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। आगे बात समझ में, इस प्रिंसिपल को फॉलो करो। फिर भैया भाई हमने सारी तैयारी कर ली, किसी भी टॉपिक से कितने भी नंबर का पूछ लो, हमें कोई परेशानी नहीं है, ऐसा सोच डेवलप करो आप, ठीक है। चलो बीच में बात आई थी तो मैंने बता दिया। अब आता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। इनको बोलते हैं हम ओवरहेड, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया, जो हमारे कॉमन खर्चे होते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, खर्चे खर्चे, ना तो मटेरियल ना लेबर, ठीक है। मतलब जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, अब फैक्ट्री का रेंट किसी एक प्रोडक्ट के लिए दोगे, सबके लिए दोगे आप, है ना। मैनेजर की सैलरी हो गई, तो इनको ना हम 3 भागों में बांटते हैं, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं, ध्यान से सुनना जरा। एक है हमारे पास फैक्ट्री, भाई सबसे पहले फैक्ट्री आएगा,
फिर आएगा आपके पास ऑफिस, इसको बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा है आपका सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है आपका सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, हमने लिख दिया शॉर्ट में एस एंड डी, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ब्रेकअप कर देता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको जानना। मतलब इन सबको जोड़कर हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट और बाकी ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा धीरे धीरे समझते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करूं अभी, कौन से खर्चे ऐसे होंगे जो फैक्ट्री में होगा मटेरियल, होगा मटेरियल पर वो इनडायरेक्ट कॉमन, यानी फैक्ट्री में क्या होगा बताओ, ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल होता है ना, जैसे मशीनें साफ करते हैं हम, भैया आपने फैक्ट्री में ऑयल मंगा लिया, जैसे मशीनें साफ करते हैं लुब्रिकेंट, अब 5 लीटर ऑयल मंगा लिया, तो कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना ऑयल कंज्यूम हुआ, सर ये तो बड़ा मुश्किल है कहना ना, ये तो कॉमन यूज हो गया, आप इसको अंदाजे से ही बांटोगे आप, है ना, ठीक है। अब चेयर बना रहे हैं हम, तो फेविकॉल, पेस्टिंग मटेरियल, तो सर फेविकॉल तो हमने कॉमन इस्तेमाल किया, हमने तो 10 लीटर का फेविकॉल का डब्बा मंगा लिया था, और जब जिसमें इस्तेमाल होना हो वहां कर लिया, कीले नहीं, ठीक है, बटन, रेस्टोरेंट है तो मसाले, ये सारा इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा क्योंकि कॉमन इस्तेमाल हो रहा है, और एक्यूरेसी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी एक प्रोडक्ट पर। चलिए फैक्ट्री में बात करते हैं, इनडायरेक्ट लेबर मतलब वो लेबर जो कॉमन इस्तेमाल हो रही है, पीएन है। अब ये थोड़ा है कि पीएन किसी एक को मतलब सबको बराबर बराबर सर्विस देगा, नहीं भाई सर मैं तो बस 1 घंटा प्रोडक्ट ए में, 1 घंटा प्रोडक्ट ए में, 1 घंटा प्रोडक्ट बी में, ऐसे नहीं हो सकता ना भाई, जो जिस समय टूल्स ज्यादा मंगाएगा वहां ज्यादा, जो पानी ज्यादा मंगाएगा वो ज्यादा। तो अब ये एक्यूरेसी देखना, रिकॉर्ड रखना मुश्किल है कि मैं एक कॉपी रखूंगा कि देख भाई रामलाल तुम्हारा काम क्या है, पीएन का, हेल्पर का, तुम ये देखो कि कितने समय के लिए किस प्रोडक्ट पर अपना टाइम डिवोट कर रहे हो, नहीं हो पाएगा उतना, तो उतना अगर आप करोगे तो एक खर्चा और बढ़ जाएगा, तो इसलिए उसको कॉमन डाल देते हैं, ठीक है। इसलिए हमने डाल दिया इसको पीएन की सैलरी, इनडायरेक्टली हमने डाल दिया सुपरवाइजर, ओके, ये इनडायरेक्ट लेबर हुई। अब खर्चे नहीं, अब जैसे खर्चे मान लो पावर का खर्चा है, भाई बिजली का बिल इकट्ठा आ रहा है, अब बिजली के बिल में सर ये कैसे आइडेंटिफाई करूं कि हर मशीन के लिए अलग अलग मैं मीटर लगवा लूं, मुश्किल हो जाएगा, तो कॉमनली इस्तेमाल हो गए, है नहीं, तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में आ गया, क्लियर बेटा, फैक्ट्री में खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा ऑफिस में, अब ये तो नहीं कि फैक्ट्री में काम हो रहा तो हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा, अरे भाई वेंडर से पेमेंट लेनी है, वेंडर को बताना है कि रॉ मटेरियल भेज दे, उसको ऑर्डर देना है, नहीं, लेबर अपॉइंट करनी है, तो एक ऑफिस तो रखोगे, बगैर ऑफिस के आप फैक्ट्री कैसे चला लोगे मुझे बताओ। भाई फैक्ट्री में काम करेगा लेबर, लेबर छोड़ के चला गया तो आप अपॉइंट करोगे ना लेबर को, तो कौन करेगा अपॉइंट, ऑफिस रखोगे ना, ऑफिस में एचआर डिपार्टमेंट होगा ना, एडवर्टाइजमेंट देगा ना, मटेरियल सप्लायर से मंगाना है, वो देर कर रहा है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि भाई मटेरियल फैक्ट्री में भेज, नहीं तो प्रोडक्शन रुक रहा है हमारा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। मतलब ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए ऑफिस तो होना चाहिए ना, ये कह रहे हैं। अब ऑफिस में कौन सा खर्चे होंगे इनडायरेक्ट मटेरियल की परिभाषा में जो आएंगे, स्टेशनरी, नहीं भाई, भाई जो स्टेशनरी आप कंज्यूम करो वो किसी एक प्रोडक्ट का ना कॉमन है। ऑफिस में मैनेजर की सैलरी, ऑफिस में मैनेजर की सैलरी, ओके, अकाउंटेंट की सैलरी, ये सारे खर्चे सबके लिए हिसाब किताब इकट्ठा रखेंगे। ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का बिल, नहीं भाई वाटर बिल, ये सारे खर्चे हमारे कॉमन हो जाएंगे। चले अब आते हैं सेलिंग का खर्चा, नहीं सेलिंग का मतलब क्या होता है, बेचने के लिए, इनडायरेक्ट मटेरियल, पैकिंग मटेरियल कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, रैपिंग पेपर जिसे कहते हैं ना, इनडायरेक्ट लेबर, सेल्समैन की सैलरी,
कमीशन उनका किसी एक प्रोडक्ट के लिए होता है, कॉमनली होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल खर्चे, भाई आपने अखबार में ऐड दे दिया, सोशल मीडिया पर ऐड दे दिया कंपनी का, तो जितने भी प्रोडक्ट होंगे सब पर बटेगा ना। अब मारुति कंपनी है मान लो, तो उसने अपना मारुति ब्रांड का ऐड दिया है, तो अब मारुति 800, एल्टो, जैन, SX4 सबके लिए हो गया ना वो तो, राइट। तो ये खर्चे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लाए। तो इन सबको ऐड करके हम क्या नाम देते हैं? ओवरहेड्स का। इन सबको ऐड करके हम नाम दे देते हैं बेसिकली ओवरहेड्स का। तो ओवरहेड्स 3 टाइप के हो गए, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग, और उनमें कैटेगरी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी अब हमारी आगे जाके? टोटल कॉस्ट क्या आएगी? प्राइम कॉस्ट, इसमें क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ओवरहेड। इसमें क्या आएगा? फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। इसके अलावा जो खर्चे होंगे, प्रीमियम एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर, वो मैं टोटल प्रॉफिट में से माइनस करके रिकंसाइल करूंगा, मतलब रिपोर्टिंग करूंगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट कहलाएगा। बट प्रोडक्ट की जब बात करूंगा तो ये कॉस्ट करूंगा, मैं जोड़ूंगा। यहां तक समझ में आ गया? अब आते हैं कॉस्ट शीट के परफॉर्मे पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं बेटा, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी शीट, एक ऐसी प्रेजेंटेशन बनाकर आप मैनेजमेंट को दोगे ताकि मैनेजमेंट ये जान सके कि भाई इस प्रोडक्ट की कॉस्ट ये है और मैं इतने प्रॉफिट पर बेचकर इतने रुपए में बेच लूंगा। तो कॉस्ट कैलकुलेट करके, कौन सी? जो प्रोडक्ट बना रहे हो, चेयर बना रहे हो, पेन बना रहे हो, फर्नीचर बना रहे हो, कपड़ा शर्ट बना रहे हो, तो उनको पता लगना चाहिए कि यार इस प्रोडक्ट में मुझे कितना फायदा है। मतलब ये नहीं है कि मैंने साल भर में कितना कमाया, नहीं भाई, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जो मुझे करने हैं, उसका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कोई पेनल्टी पे कर रहा हूं मैं, जैसे मान लो कोई हम डिले रिटर्न भर रहे हैं तो उसके लिए कोई इनकम टैक्स पे कर रहे हैं या फाइल टाइम से नहीं कर रहे, कोई पेनल्टी पे कर रहे हैं, कोई लॉसेस हो रहा है हमारे को, तो वो तो अलग हो गया ना, उसका प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से क्या लेना देना। नहीं, कोई कोविड की सिचुएशन आ गई आपके सामने, तो ऐसी ये सिचुएशन आ गई जिसका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, तो वो प्रॉफिट को कम जरूर करेगा, बट प्रोडक्ट कहेगा भाई साहब मैंने क्या गलती करी, मेरे ऊपर तो वो बर्डन डालो जो मेरे को बनाने में खर्च हो रहा है ना, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि हाँ यार ये वाला प्रोडक्ट सही है, ये वाला प्रोडक्ट सही है। भाई कहना चाहते हैं हम कि कई सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, नहीं तो अब कोई कोविड की सिचुएशन आ गई या लेबर ने स्ट्राइक कर दी या कोई पेनल्टी दे दी, उसमें किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो हम हर प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट अलग बनाते हैं ताकि मैनेजमेंट को ये बता सके कि ये प्रोडक्ट आपको इतनी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसमें टोटल कॉस्ट चाहिए, तो वो कहलाती है हमारी कॉस्ट शीट। क्लियर है बेटा? देखो जरा, हाँ जी, चलो बेटा कॉस्ट शीट का परफॉर्मा आप देखते हैं हम। आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जो है आप उसको रेफर कर सकते हो, पेज नंबर 6.75 है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ही बात करते हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक बात है, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी प्राइम कॉस्ट। चलो किस फॉर्मेट में? सबसे पहले आप लिखोगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कि मैंने कितना मटेरियल खरीदा, वो नहीं, जो कंज्यूम करके प्रोडक्ट बनाया, तो वही तो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। अरे भाई सोचो मैंने मेटल खरीद लिया और बचा हुआ है भी, तो अगली बार प्रोडक्ट बनाएगा ना, नहीं, तो वो माइनस कर दोगे जितना मेटल आपने खरीदा और बचा लिया, यानी क्लोजिंग स्टॉक। हाँ खरीदा, ठीक है, और कुछ पहले का पड़ा हुआ था, तो वो टोटल हो गया। भाई 100 किलोग्राम अगर मैं कहूं, है ना, पहले से था 900 किलोग्राम मैंने खरीदा, तो 1000 किलोग्राम हो गया। 200 किलोग्राम बचा लिया, तो भाई मैंने 800 किलोग्राम कंज्यूम किया ना, उसके पैसे आ जाएंगे। जो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी पर यूनिट, ठीक है। अच्छा अब ध्यान रखना परचेजेस में, अब इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करते चले जाना।
रॉ मटेरियल जब आप परचेज करते हो तो क्या क्या जोड़ोगे उसमें? भाई आपने मान लो 900 किलोग्राम खरीदा मटेरियल 10 रुपए के हिसाब से, तो 9,000 रुपए का आया। अब आप वेंडर से अपनी फैक्ट्री तक लेकर आओगे तो कार्टेज, फ्रेट इनवर्ड, किराया भाड़ा लगेगा, तो वो आप जोड़ोगे। नहीं, और आपको लगता है यार माल कहीं रास्ते में नुकसान ना हो जाए, तो भैया इंश्योरेंस करवा लो कि भैया जहां से आ रहा है वो पानी के जहाज के थ्रू आ रहा है, पता लगा भैया लहर ही उड़ा के ले गई, है ना। तो कई बार हम इंश्योरेंस भी करा लेते हैं, तो इंश्योरेंस का खर्चा, तो अगर मान लो 1,000 रुपए मैंने इंश्योरेंस कराया है, 1,000 रुपए मेरा कार्टेज हो गया फ्रेट इनवर्ड, तो मेरी कॉस्ट आ गई 11,000 रुपए। ठीक बात है। अच्छा, तीसरी बात और कि इसमें, चलो मैं आपको ना एक काम करता हूँ, यह आपका पेज नंबर है 6.3 पर आ जाओ। तो डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आएगा? मटेरियल की कॉस्ट, फ्रेट यानी कार्टेज, इंश्योरेंस, और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है समझो जरा। सप्लायर कहता है कि सबको एमआरपी पर 10% डिस्काउंट है, तो अगर मान लो वो 110 रुपए का दे रहा है और 10 रुपए उसने डिस्काउंट दे दिया, तो भाई नेट 100 रुपए ही काउंट होंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज अवेलेबल टू ऑल कस्टमर विदाउट सेटिस्फाइंग एनी डिस्काउंट एनी कंडीशन। तो सबको मिल रहा है, ट्रेड का बिजनेस है, एक ट्रेंड है बेसिकली। मैं कोई ज्यादा नहीं खरीद रहा, बल्क डिस्काउंट नहीं है, मैं कोई कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट, जो सबको मिलता है, वो तो माइनस कर ही देंगे, नेट लेंगे। अच्छा ध्यान से समझना, कोई भी गवर्नमेंट की जो ड्यूटी होती है, जैसे आज की डेट में क्या है, जीएसटी है, तो अगर हम कोई जीएसटी पे करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं कोई जीएसटी पे करता हूं, गुड्स सर्विसेज टैक्स, ठीक है, और वो मुझे इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, तो मैं उसको शामिल नहीं करूंगा। सर ये क्या भला होता है इनपुट क्रेडिट, जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो मैंने ना मटेरियल खरीदा 100 रुपए का, ओके, मान लो मैंने मटेरियल खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, इस पर मैंने जीएसटी पे कर दिया 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे वो पड़ा 110 रुपए का। मैंने सप्लायर को जीएसटी पे करा 10 रुपए, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, मिस्टर एक्स को पे करा, ठीक है। अब एक्स क्या करेगा, अपनी जिम्मे में तो रखेगा नहीं, ये गवर्नमेंट को जाके जमा करा देगा, लो जी ये आपका हिस्सा है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास 10 रुपए आ गए। अब मैंने प्रोडक्ट बनाया और इस पे और खर्चे करे, ठीक है, लेबर लगाई, ओवरहेड लगाए, तो मेरी कॉस्ट मिलाकर सपोज टोटल बन गई 200 रुपए। ध्यान से सुनना बात को। अब मैंने अपना प्रॉफिट लगाकर इसको बेच दिया 250 रुपए की प्राइस में, नहीं भाई, मेरी प्राइस बनी 250 रुपए। अब क्योंकि मुझे कस्टमर से भी तो जीएसटी लेना है ना, मुझे मान लो कस्टमर से जीएसटी लेना है, ओके, और मैं कस्टमर से जीएसटी ले रहा हूं 10 रुपए का, बहुत ध्यान से सुनना, तो मुझे तो 260 रुपए मिल गए, ठीक है। अब मुझे ये 10 रुपए गवर्नमेंट को जमा कराने हैं। अब सोचो जरा भाई, जब ये 10 रुपए मुझे गवर्नमेंट को जमा कराने हैं, तो क्या गवर्नमेंट के पास डबल नहीं आ गए? भाई मेरे से भी आ गए, जो मैंने कस्टमर से लिए, और जो वेंडर को दिए थे उसने भी जमा करा दिए। तो भाई ये डबल गवर्नमेंट चाहती है ना आए, तो जब डबल नहीं आए, तो जब मैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, जब मैं अपनी रिटर्न भरूंगा जीएसटी की, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे जो 10 रुपए देने हैं मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, अब मैं आपको नहीं दूंगा, राइट भाई। तो उस समय मैं क्या करूंगा, अपनी कॉस्ट शीट में जो मैंने वेंडर को देने 10 रुपए, ये तो मुझे कस्टमर से मिल जाएंगे, ये मुझे कस्टमर से मिल जाएंगे, यानी इसका मैं क्रेडिट ले लूंगा गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट के पास वेंडर से आ जाएंगे, तो गवर्नमेंट के पास एक एक देने से आ गए नहीं, और मेरी ये कॉस्ट का पार्ट हुआ नहीं, क्योंकि मैं भले ही पे कर रहा हूं, अभी मैं भले ही अभी वेंडर को पे कर रहा हूं, पर बाद में मुझे कस्टमर दे देगा, ओके। तो इसको बोलते हैं हम क्रेडिट अवेलेबल। तो अगर जीएसटी का क्रेडिट उपलब्ध है तो हमारी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा,
बात समझ में आ गई? तो इसे लिखते हैं ड्यूटीज एंड टैक्स जीएसटी। इनपुट क्रेडिट इज अवेल्ड, ठीक है, तो मैं कॉस्ट में नहीं जोड़ूंगा। और अगर मुझे नहीं मिलेगा क्रेडिट, मान लो मैं कोई कंडीशन पूरी नहीं कर पाता या मेरा गुड्स ऐसा नहीं है, तो फिर हम उसको जोड़ेंगे। तो ये कहलाएगी डायरेक्ट मेटेरियल के बारे में सारी बातें। बोलो क्लियर हो गया बेटा? क्लियर? तो कोई भी कार्टेज हुआ, टैक्स हुआ, ठीक है, फ्रेट हुआ, तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, चलिए अब आते हैं लेबर पर। लेबर कॉस्ट, हाँ ये पार्ट क्लियर हो गया। तो लेबर कॉस्ट में आप क्या क्या जोड़ोगे, जो भी आप डायरेक्ट लेबर को पैसे दे रहे हो, कारपेंटर को दे रहे हो, नहीं टेलर मास्टर को दे रहे हो, जो वर्कर को दे रहे हो। अब लेबर में क्या क्या पार्ट आ जाएगा, जो भी लेबर को आप बोनस भी देते हो, कई कई बार हम क्या कहते हैं, उसके हिस्से का हम कंट्रीब्यूशन देते हैं प्रोविडेंट फंड में, उसके हिस्से का हम क्या करते हैं, प्रोविडेंट फंड बना लेते हैं कि भाई जब तुम रिटायर होकर जाओगे तो ये डब्बा आपको मिल जाएगा, तो आपके हिस्से के पैसे हम उस डब्बे में डालते रहते हैं गवर्नमेंट के पास। तो वो सारा ऐड कर देंगे इसमें, यानी उनको बोनस, उनकी कोई भी, जैसे हमने उनको मान लो रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, कोई भी ऐसा सुविधा जो हम उसको दे रहे हैं वो सारी इसमें ऐड हो जाएंगी। क्लियर के पास? चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ जी ये आपको समझाई चुके हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, डायरेक्टली ट्रेसेबल जो होता है, जो आपका डायरेक्टली ट्रेसेबल हो, जैसे रॉयल्टी जो पे कर रहे हैं हम, कोई मशीन हमने खरीदी उसका डेप्रिसिएशन, जो किसी एक प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली हो, कॉमन नहीं, कोई मशीन आपने किराए पे ली है किसी एक प्रोडक्ट के लिए, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके आपने पेटेंट करवा लिया है ना, या रॉयल्टी पे करी है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस। चलिए ये तीनों जोड़ करके आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। आगे बात समझ में? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा, कंज्यूम्ड, ठीक है, और कंजम्पशन कैसे निकालोगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। परचेज में क्या जुड़ेगा, कार्टेज, फ्रेट, कोई आपने लाने में खर्चा दिया है, रेट डिस्काउंट माइनस कर देना। हाँ जीएसटी जो पे कर रहे हो, अगर क्रेडिट मिल जाएगा इनपुट तो आपको छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है। हाँ कई बार हमें क्रेडिट नहीं मिलता है तो वो तब हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो वह क्वेश्चन में आपको एग्जाम के क्वेश्चन में लिखा होगा जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल, और अगर साइलेंट हो तो फिर आप हमेशा ये मान के चलना कि क्रेडिट मिलेगा आपको। ओके, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट कॉस्ट यानी प्राइम कॉस्ट। चलिए अब इसमें जोड़ेंगे फैक्ट्री के खर्चे, इनडायरेक्ट कॉस्ट सारे। फैक्ट्री के खर्चे कौन से आ जाएंगे जरा बताओगे, अभी तो बताया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा, ऑयलिंग, क्लीनिंग, भाई जो मशीनें साफ करने का तेल आता है वो तो इकट्ठा आ जाता है ना, फेविकोल इकट्ठा आ जाता है, नहीं रेस्टोरेंट है तो मसाले इकट्ठे आ जाते हैं, तो वो सारे इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा मेरा, इनडायरेक्ट मटेरियल। नहीं फोरमैन, सुपरवाइजर, पीएन, इनको जब पैसे दे रहा हूं, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, खर्चा है सबके लिए, पावर का खर्चा हो गया, राइट, ये सारे खर्चे मिलाकर बन जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट। यहां तक समझ में आ गई बात भी? अच्छा अब ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है फैक्ट्री में हमारा गुड्स, भाई कॉस्ट शीट बनाते हो एक पर्टिकुलर डेट को, कॉस्ट शीट बनाते हैं हम एक पर्टिकुलर डेट को, उस दिन तक जो फैक्ट्री में सामान आया मटेरियल, उससे प्रोडक्ट सारा नहीं बना, कुछ मटेरियल हमारा मशीनों में रह जाता है, कुछ मटेरियल हमारा मशीनों में रह जाता है। अब बात समझ रहे हो, यानी जो मटेरियल की फॉर्म में भी नहीं है और प्रोडक्ट भी नहीं बना अभी तक। WIP में देखो ये समझना है आपको ना ध्यान से कि भाई हम कॉस्ट शीट जब बनाते हैं ना तो एक पर्टिकुलर पीरियड की बनाते हैं। कॉस्ट शीट जब आप बनाते हो तो एक पर्टिकुलर पीरियड की बनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे सपोज करते हैं 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की मुझे कॉस्ट शीट बनानी है कि इस पीरियड में जो प्रोडक्ट बना, ध्यान सुनना क्या करें, जो प्रोडक्ट बना उसकी कॉस्ट कितनी आई। तो दो बातें आई कॉस्ट शीट के
पॉइंट पर कि ये पीरियोडिकल होती है, ये आपकी पीरियोडिकल होती है, नहीं, फॉर द ईयर। ओके, दूसरा ये कंप्लीट प्रोडक्ट की होती है, दूसरा ये कंप्लीट प्रोडक्ट की होती है, क्योंकि प्रोडक्ट तो बिकेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही तो बिकेगा, नहीं भाई, कोई आधा अधूरा तो बिकेगा नहीं। समझ में आई? अब जैसे मान लो मैं एक बात करता हूं, मेरा फ्लैट बनाने का काम है, ठीक है, मेरा फ्लैट बनाने का काम है, घर बना के बेचते हैं, 2 बेडरूम 3 बेडरूम, है ना। तो इस पीरियड में हमने क्या करा, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 21 तक, ठीक है, हमने ना 10 फ्लैट तो पूरे बना दिए, तो इनकी कॉस्ट बिल्कुल ठीक है। बट ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि कोई फ्लैट, सारे के सारे फ्लैट 31 मार्च को पूरे हो जाएं। सर कुछ फ्लैट ऐसे थे जो इस दिन से थोड़े समय पहले शुरू हुए, जनवरी में शुरू हुए और यहां तक पूरे नहीं हुए। तो मान लेते हैं 2 फ्लैट मेरे ऐसे थे जिन पर ग्राउंड फ्लोर का काम हो गया, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर ब्रिक्स वगैरह लग गई, ठीक है, रूफ का काम हो गया, बट कंप्लीशन नहीं हुआ, ठीक है, तो पैसे तो लग गए मेरे। इसका मतलब मैं ये कहूंगा अभी कि सर इस पीरियड में टोटल मिलाकर मैंने ना 5 फ्लैट पर काम शुरू किया, यानी मेरा खर्चा 5 फ्लैट का आया, मटेरियल जो लगा ऊपर, यानी जो मटेरियल मेरे पास ऊपर लगा, जो मटेरियल लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे, वो किस पर लगे, 5 फ्लैट पर, ये सारे के सारे मेरे 5 फ्लैट पर लगे, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड भी। बट उसमें से हम, सॉरी 15 फ्लैट की बात करें, यहाँ 10 ले लिया ना मैंने, ये 5 लेता हूं मैं, चलो चेंज कर देता हूं ना। तो उसमें से 15 फ्लैट के लगे सारे खर्चे सारे, इसमें से 5 फ्लैट के खर्चे मेरे लग तो गए बट वो बने ही नहीं, तो बिकेंगे नहीं। तो जिन 5 फ्लैट पर मेरा खर्चा लग गया और वो बने नहीं, उसको माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दूं, क्योंकि सर भी तो बने ही नहीं, तो बिकेंगे कैसे, तो केवल 10 फ्लैट का खर्चा आ जाएगा। तो मुझे ऊपर मैंने 15 फ्लैट का खर्चा जोड़ लिया, ठीक है, फिर मैंने माइनस कर दिया 5 फ्लैट का खर्चा। बोलो समझ में आ गया, क्योंकि WIP है ये। तो इसका मतलब उन 10 फ्लैट का खर्चा आ गया फैक्ट्री ओवरहेड जो बन गए इस साल। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं अगले साल की बात करूं, अगर मैं अगले साल की बात करूं, नेक्स्ट ईयर की 21-22, तो वहां पर 5 फ्लैट हमारे ओपनिंग WIP थे, है ना, कब, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक की बात करें अगर हम, तो क्योंकि जो 5 फ्लैट पिछली बार अधूरे थे वो इस बार मैं पूरे कर रहा हूं, तो पिछली बार की जो कॉस्ट थी वो तो हट गई, इस बार आ गई ना, और मैंने इस बार 20 फ्लैट पर काम शुरू किया, ठीक है, उसमें से भी मान लो 2 फ्लैट फिर बच गए। तो मैं इस पीरियड में क्या करूंगा, हाँ जी, पहले तो मैं 20 फ्लैट की कॉस्ट लूंगा ऊपर, मटेरियल लेबर ओवरहेड, फिर 5 फ्लैट की कॉस्ट जो पिछली बार नहीं ली थी वो लूंगा, माइनस कर दूंगा 2 फ्लैट की कॉस्ट, तो मेरे पास आ जाएगा 23 फ्लैट की कॉस्ट जो इस बार बने। क्लियर पार्ट में, इसको बोलते हैं ओपनिंग WIP, इसको बोलते हैं क्लोजिंग WIP, इसको बोलते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ, जो मटेरियल की फॉर्म में नहीं है, प्रोडक्ट की फॉर्म में भी नहीं है, यानी जिस पर काम शुरू हो चुका परंतु पूरा नहीं हुआ। देखो ना, अगर मेटेरियल की फॉर्म में होता तो ऊपर मेटेरियल माइनस हो चुका होता, तो ये वो है जिस पर काम शुरू हो चुका परंतु कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग जोड़ देते हैं हम, हाँ जी, ओपनिंग जोड़ देते हैं हम और क्लोजिंग माइनस कर देते हैं, तो आ जाती है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? अब फ्लैट की जरूरी है हर बार फ्लैट के केस में होगी, कई बार जैसे बाइसिकल बना रहे हैं, जैसे शर्ट बना रहे हैं, है ना, जैसे हम चेयर बना रहे हैं, तो जो चेयर
हमारी एक पीरियड में बन गई, हम उनकी कॉस्ट लेना चाहते हैं। जिन चेयर पर आपने लकड़ी लगा दी, फिनिशिंग नहीं हुई, तो उन पर जो खर्चा हो गया वो माइनस कर दोगे, और जो पिछली बार चेयर कैरी ऑन हो रही थी वो आप ऐड कर दोगे, जैसे ये अगले साल ऐड कर दोगे। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो WIP का मतलब हुआ वर्क स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीट। वर्क स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीट, जैसे अपने आप समझो ना, आप भी तो प्रोडक्ट हो सीए बन जाओगे तो, है ना, फाउंडेशन पास कर लिया, समझ गए, तो अभी आप कंप्लीट नहीं हुए, इंटरमीडिएट में हो, तो इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, चलो ये आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक समझ में आ गई बात? हाँ जी, अब आगे चले हम। चलिए, इसके बाद आते हैं हम, हाँ जी, यहां तक आ गया फैक्ट्री तक की कॉस्ट। यहां तक क्या आ गई आपकी? फैक्ट्री तक की कॉस्ट आ गई। ध्यान से सुनना, ये हमारे पास आ गई है फैक्ट्री तक की कॉस्ट। ओके, अब इसमें जोड़ोगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अब इसमें आप जोड़ोगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। चलिए, अब इसमें हम फैक्ट्री कॉस्ट, ये हमारे पास क्या आ गई? फैक्ट्री तक के खर्चे। और ध्यान से, अब इसमें हम जोड़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा। क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा? कि भाई कई बार हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो बाजार में जब जाकर बिकता है तो कस्टमर वापस कर देता है कि सर जैसे फीचर्स आपने बताए थे ना, वॉशिंग मशीन है, आपने कहा था ये सारे फीचर होंगे, आपके सेल्समैन ने चेक करा तो आधे फीचर तो काम ही नहीं कर रहे, नहीं, तो हमारी रेपुटेशन खराब होती है। तो अब रेपुटेशन खराब ना हो तो हम अपनी कंपनी में क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी से पहले जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है फैक्ट्री में, तो भैया रुको, पहले ना एक बंदा बिठा दो, चेक करे कि ये फीचर काम कर रहा है, ड्रायर का फीचर काम कर रहा है, नहीं, वॉशिंग का फीचर काम कर रहा है, ड्रायर का फीचर काम कर रहा है, नहीं, सारे फीचर्स क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी को वो चेक करे, और सारे फीचर्स ओके हैं तो ओके का स्टिकर लगा दे, तो उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल करने का खर्चा। वो आप फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ दोगे। ठीक है, इसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। जब भी आप प्रोडक्ट बाजार में इंट्रोड्यूस करते हो ना, कि मुझे अपना पेन बेचना है, मुझे अपना फर्नीचर बेचना है, मुझे अपना कपड़ा बेचना है, मुझे अपनी शर्ट बेचनी है, तो एक सोचते हो कि यार मैं ना कौन सी मार्केट में जाऊं, उस मार्केट में मेरे को अच्छे कस्टमर मिल जाएंगे, उस मार्केट में मुझे प्रीमियम कस्टमर मिल जाएंगे, उस मार्केट में मुझे नहीं मिलेंगे, तो R&D करते हो, सर्वे करते हो, तो वो वाला खर्चा। ठीक है, इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कौन से एडमिनिस्ट्रेशन? कई बार कुछ मैनेजर, कुछ सॉफ्टवेयर हमारे फैक्ट्री में होते हैं, कई बार कुछ सॉफ्टवेयर हमारे फैक्ट्री में होते हैं, तो जो फैक्ट्री में मैनेजर होगा उसका खर्चा तो कहलाएगा प्रोडक्शन एक्टिविटी। और अगर केवल एडमिनिस्ट्रेशन साइलेंट हो तो नीचे आ जाएगा खर्चा आगे। चलिए, अच्छा, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट हमारा बेकार हो गया, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट बेकार हो गया, भाई मशीन से निकला, ओह ये तो डेड हो गया, चलो इसकी कॉस्ट तो ऊपर आ गई, इसकी कॉस्ट तो ऊपर आ गई, बट ये इसका कलर ठीक नहीं है, इसका शेप ठीक नहीं है, इसके क्वालिटी कंट्रोल में जब चेक किया तो पाया ये वापस आएगा, और अभी ठीक भी नहीं हो पाएगा, छोड़ो इसको रद्दी के भाव बेच दो, कॉस्ट तो ऊपर आई गई, तो जो सेल वैल्यू है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है पैकिंग का खर्चा, प्राइमरी। अब ध्यान से, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, इसका सबसे बढ़िया मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट होता है, जैसे कोई भी ना लिक्विड प्रोडक्ट होता है, टूथपेस्ट हुआ, है नहीं, तो जो घर में हम पेस्ट करते हैं, क्या वो हम लूज में लेकर आते हैं? नहीं, वो एक प्लास्टिक की ट्यूब में पैक होके आता है ना, प्लास्टिक की ट्यूब होती है, उसमें डलता है, जैसी फैक्ट्री से वो सेमी लिक्विड टूथपेस्ट बन के बाहर आता है, तो हम उसको प्रिजर्व कर देते हैं एक ट्यूब में। ठीक है, और फिर वो ट्यूब हमारी एक दूसरे गत्ते के बॉक्स में पैक होकर आ जाती है कस्टमर के पास। तो जो प्लास्टिक की ट्यूब फैक्ट्री के मशीन के तुरंत बाद उसमें रखी जाएगी उसको बोलेंगे प्राइमरी पैकिंग, और जो गत्ते के डब्बे में जाएगी उसको बोलेंगे सेकेंडरी पैकिंग। बात समझ में आ गई?
तो जो भी मटेरियल आपका फैक्ट्री के मशीन से निकलते ही एक पैक हो जाता है प्रिजर्व करने के लिए, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी पैक। चलिए, तो इन सबको जोड़ करके आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। राइट, कौन कौन से खर्चे हुए? क्वालिटी कंट्रोल, R&D का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन जो फैक्ट्री में हो, ठीक है, और प्राइमरी पैकिंग। और अगर मेरा कोई प्रोडक्ट बेकार हो गया है, मैंने बेच दिया है, वो माइनस कर दोगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई। भाई फैक्ट्री तक के खर्चे का मतलब होता है मशीन तक के खर्चे, फैक्ट्री तक का खर्चे का मतलब होता है मशीन तक के, मशीन के बाद कंट्रोल, R&D, राइट, और फिर प्राइमरी पैकिंग। और फिर अब जैसे बिस्किट है मान लो, ठीक है, अब बिस्किट छोटे छोटे जो बिस्किट होते हैं पार्ले जी के, क्या वो लूज में थोड़ा ना कोई बिकेंगे? तो पहले वो खाकी के रफ पैक में 10 बिस्किट का एक पैकेट वहीं पर पैकिंग हो जाएगा, फिर बाद में आकर उस पर प्लास्टिक की पैकिंग होगी। तो जो मशीन से बिस्किट निकले उनका 10 का एक पैक बनाकर प्लास्टिक के रफ पैकिंग में पैक हो जाता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। और उसके बाद जब वो ऊपर के एक सुंदर से पैक में जिस पर फोटो लगी होती है फिर जब पैक होता है तो वो बोलते हैं हम सेकेंडरी पैकिंग। चल, यहां तक आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब सेम कि क्या जो प्रोडक्ट मैंने बनाया क्या वो मैं बिक गया? जो प्रोडक्ट मैंने बनाया क्या वो बिक गया? बिक गया तो ठीक है, फिर तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। पर जरूरी नहीं होता ना कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाया सर वो बिक जाए। हो सकता है जैसे WIP वाली बात थी, मटेरियल वाली बात थी, वो यहां पर कि सर मैंने ना 1000 यूनिट बनाए, ठीक है, अब उसमें से 200 मैंने रोक लिए, नहीं बिके तो बिके तो 800, बिके तो 800, तो जो बिके वही तो प्रॉफिट देंगे। तो जो बिके मुझे उसकी कॉस्ट निकालनी होती है। क्लियर बात भाई? चलिए, तो जो 200 बचे वो अगली बार ओपनिंग आ जाएंगे, इस बार ओपनिंग मान लो 100 थे, तो इसका मतलब जो मेरे पास ओपनिंग में शर्ट थी और जो मैंने बनाई, टोटल में से जितनी मैंने रोक ली, बाकी क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप दो बातें, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? यहां पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, जरा वो समझ लेना। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, FG का मतलब फिनिश गुड्स, कंप्लीट जो जाता है, ठीक है। हाँ जी, इसके दो तरीके हैं आपके पास, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। फर्स्ट कहलाता है फीफो, ठीक है, सेकंड कहलाता है आपका वेटेड एवरेज। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ना, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, मान लेते हैं हमारे पास ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 100 यूनिट का था, यानी 100 शर्ट इस साल के शुरू में थी मेरे पास, जिनकी कॉस्ट मैं 1000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट कर चुका था, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए की कॉस्ट आई। चलिए, अच्छा इस बार मैंने जो शर्ट बनाई, ठीक है, वो थी 900 शर्ट मैंने बना ली, ठीक है, इनकी कॉस्ट मेरे पास आई सर 1200 रुपए के हिसाब से। दस लाख 80 हजार, ठीक है। अब जरूरी थोड़ना है कि मेरी 1000 के 1000 बिक जाएंगी। अच्छा एक मिनट, इसको बोलेंगे क्वांट प्रोडक्शन अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मतलब 1000 मेरे पास
बिकने के लिए तैयार हो गए, तो 10,80,000 और 1 लाख 11,80,000। ठीक है भाई। हाँ जी, मान लो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया 300 शर्ट का। अब अगर मैं फीफो मेथड लेता हूं तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है कि मैंने 700 शर्ट बेची। इसका मतलब मैंने 700 शर्ट बेची, तो जो बेची ना वो पहले ये 100 वाली बेची होंगी और 600 इसमें से बेची होंगी। फीफो है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। भाई जो इस दुनिया में पहले आया है सामान्य तौर पर वो पहले जाएगा, है ना। तो यहां भी बात करते हैं, जो पहले था ये बिकेगा, यानी 700 में ये बिकेगा, फिर 600 ये बिकेगा, यानी 300 इसमें से बचा है करंट में से, तो इसकी कॉस्ट यानी 1200 रुपए। मेरी बात समझ में आ गई? ये आ जाएगी बाकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसका फॉर्मूला बनेगा करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्लियर पार्ट? ये है फीफो, यानी जो पहले आया है पहले जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलें, वेटेड एवरेज। यही अगर हम वेटेड एवरेज में लेते हैं कि सर 100 यूनिट थे, 1000 रुपए के हिसाब से हमारे पास 1 लाख रुपए की कॉस्ट आई थी। अब मैंने 900 बनाए, करंट में कॉस्ट 1200 रुपए, तो मेरे पास 1000 की कॉस्ट 11,80,000 हो गई। अब ध्यान से, मैंने 300 बचा लिए, 700 बेच दिए, नहीं तो जो 300 बचे ना वो 1000 में से बचे। हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि जो पहले आया पहले जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि जो बीच में बाद में आता है वो भी पहले चला जाता है, कुछ पहले आए हुए पहले चले जाते हैं। तो उस केस में हम लेते हैं वेटेड एवरेज। मतलब फिर आप ये कहोगे कि 1000 की कॉस्ट 11,80,000, एक की कॉस्ट 1180 रुपए। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो 300 को, इससे मल्टीप्लाई कर दो आप 300 को। ओके, तो आपकी क्लोज स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी 1180 इंटू 300, 3,54,000। बोलो समझ में आ गई बात? तो क्या फार्मूला बना? हाँ जी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या बना फॉर्मूला आपका? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करंट प्लस ओपनिंग डिवाइडेड बाय, हाँ जी, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो ये बना मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट, इसको मल्टीप्लाई कर देना क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो क्लियर है बेटा? अगर क्वेश्चन साइलेंट है एग्जाम में तो आप हमेशा फीफो मेथड लेना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा फीफो मेथड लोगे। बोलो ये बातें समझ में आ गई? चलिए आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए अब इसमें क्या जोड़ोगे आप? एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे,
कौन से? जनरल। ऑफिस में मैनेजर है, ऑफिस में अकाउंटेंट है, ऑफिस में ऑडिटर है ना, इन सब की फीस, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे आ जाएंगे। इसमें क्या क्या खर्चा आएगा? हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। देखना जरा एक बार, एक मिनट देखो, ऊपर आ जाओ, पेज नंबर 6.6 पर है। एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस मैनेजर के खर्चे, यानी जो भी डेप्रिसिएशन होगा बिल्डिंग का, फर्नीचर का, ठीक है, फैक्ट्री का नहीं, ऑफिस में जो फर्नीचर है, ऑफिस की जो बिल्डिंग है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉइज, अकाउंटेंट हो गए, डायरेक्टर हो गए, सेक्रेटरीज हो गए, ठीक है। किराया ऑफिस का, ऑफिस की बिल्डिंग का इंश्योरेंस, लाइटिंग का खर्चा, एसी का रेंट, है ना, एसी का, बिजली का बिल, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल, स्टेशनरी वगैरह, ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, और लीगल चार्जेस, कोई ऑडिटर के पैसे हों, कोई आपने कस्टमर केयर के लिए कोई लीगल हेयर आपने किया हो, ऑडिट फीस, कॉर्पोरेट, ये सारे खर्चे हमारे किस में आ जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। चलो, इसके बाद जोड़ने सेलिंग के खर्चे, ठीक है। इसके बाद जोड़ने आपको देखो सेलिंग के खर्चे, सेल्समैन की सैलरी, ठीक है, जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, या जो आपकी मशीन है उनका डेप्रिसिएशन, जो सेल्स डिपार्टमेंट है, पैकिंग का खर्चा, पैकिंग कौन सा? सेकेंडरी, ठीक है। हाँ जी, चलिए, मार्केटिंग का खर्चा, तो ये सब जोड़ करके आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। सेल में से माइनस कर देना, प्रॉफिट आ गया। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ओके, हाँ जी। अब कुछ आइटम है, देखो, है ना, यह पेज नंबर 6.9 पर आप देख लेना, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पर। जैसे अब नॉर्मल कॉस्ट है, मतलब भाई हमें तो प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहिए ना, हमारे को तो प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहिए,